Hello everyone, welcome to your own channel Unified GS। तो अब से मैं इस चैनल पे आपके लिए लेकर आ रहा हूँ इंडियन पॉलिटी जो एम लक्ष्मीकांत है उसके द्वारा, ठीक उनके द्वारा। तो जैसा कि हमने इस चैनल पे हम रोज कवर करते हैं शॉर्ट्स के फॉर्म में, तो आप उसे रोज देखा करिए। कुछ टाइम बाद मैं उन डेली करंट अफेयर्स को वीडियोस में भी डालना शुरू कर दूंगा, ठीक। तब तक के लिए आप उन शॉर्ट्स को देखा करिए, उससे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी तैयारी भी अच्छी होगी, जैसा कि यूपीएससी में या फिर पीसीएस के लिए, स्टेट पीएससी के लिए, ठीक। और डिफेंस एग्जाम के लिए, इन सभी एग्जाम के लिए आपके लिए वो करंट अफेयर्स बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपकी डेली बेसिस पे आपकी नॉलेज भी इनहेंस करेगी, ठीक। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, ठीक। रोज आप ये सीरीज हम शुरू कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी की। एम लक्ष्मीकांत से पूरा टॉपिक उठा उठा के हम बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे। हम रोज एक नया टॉपिक करेंगे, रोज नया चैप्टर करेंगे, और उसी के बेसिस पे उसी क्लास में हम 5-6 एमसीक्यू करेंगे। जैसे कि आज मैंने जो सा भी चैप्टर उठाया, उसके बाद हम उसके एमसीक्यूज करेंगे, ठीक। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए हमारा पहला जो चैप्टर आज में हम उठा रहे हैं वो है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, अब बात है कि भैया ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये मतलब कहाँ से इसकी जरूरत कहाँ से पड़ी। तो अपन सबको मालूम है कि भारत पे अंग्रेजों ने बहुत सालों तक राज किया। फिर राज करते करते बहुत सालों तक राज किया, तो उसी बीच बहुत सारे दंगे हुए, बहुत सारे राइट्स हुए। हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए कि मतलब किसके लिए, आज़ादी के लिए, ठीक। स्ट्रगल किए कि हमें हमारे कंट्री को आज़ादी मिले। धीरे 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 जब ब्रिटिशर्स एकदम जब कगार पे आई कि हाँ वो नहीं चला सकते थे कंट्री, तो उन्होंने हमें आज़ादी देने की प्रॉमिस कर दी, ठीक। अब उसी पे अब देखो, आप किसी भी चीज को आजाद कर दोगे तो कोई भी चीज एक सिस्टमेटिक रूल के हिसाब से चलेगी। आपने मान लो ब्रिटिशर्स ने आजाद कर दिया, वो चले गए। अब कंट्री कैसे चलेगी? कुछ ना कुछ तो कायदा कानून होगा, तभी कंट्री आगे बढ़ पाएगी। तो हमारे बड़े लोगों को क्या महसूस हुआ कि हमें कोई एक चीज चाहिए जिसके बलबूते पे हम किसी भी चीज को एक सिस्टमेटिक वे से आगे ले जा सके, ठीक। तो इसलिए हमें एक चीज की जरूरत पड़ी, क्या नाम था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। तो देखते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले 1934 में, it was in 1934 that the idea of a constitution assembly for India was put forward for the first time by एम एन रॉय। सबसे पहले जो एक पॉइनियर थे कम्युनिस्ट मूवमेंट के, जिनका नाम था एम एन रॉय, उन्होंने सबसे पहला आइडिया दिया एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने का, ठीक। उसके बाद फिर इन 1935 द इंडियन नेशनल कांग्रेस वही कांग्रेस जो आज की पार्टी है, ठीक। ये बहुत पुरानी पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी थी। अभी तो खैर उतनी बड़ी पार्टी नहीं रह गई, पर ये सबसे पुरानी पार्टी थी और सबसे बड़ी पार्टी थी। फॉर द फर्स्ट टाइम 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑफिशियल डिमांडेड किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब समझ रहे हो ना, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाए और हम उसके आगे बढ़े, उससे उसी से लेकर कंट्री से आगे बढ़े, ठीक। तो किससे डिमांड की भैया? ब्रिटिशर्स से, ठीक। इन 1938 जवाहरलाल नेहरू को तो हम सब जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ द आईएनसी डिक्लेयर्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया आईएनसी के बिहाफ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फ्रेम होना चाहिए विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस मतलब बगैर ब्रिटिशर्स की राय के, और क्योंकि कंट्री किसको चलानी है? हमें चलानी है, ठीक। तो कंट्री किसे चलानी है? हमें चलानी है। तो कायदे कानून भी किसके हिसाब से बनने चाहिए? हमारे हिसाब से, ना कि ब्रिटिशर्स के हिसाब से, ठीक। इसलिए लिखा विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे क्या बोला। द डिमांड वॉज फाइनली एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, वॉट इज नोन एज द अगस्त ऑफर। ब्रिटिशर्स ने अगस्त ऑफर के तहत, जो कि 1940 में आया था, एक्सेप्ट कर ली। पर उसमें कुछ दिक्कत थी, इसलिए हमने उसे हटा दिया कि नहीं भैया, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर 1942 में एक ब्रिटिशर था जिसका नाम था स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक। वो मेंबर थे कैबिनेट के, वो इंडिया है, और उन्होंने एक प्रपोजल दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कि हम आपका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे, ठीक। पर इसे भी हमने नकार दिया। क्यों? क्योंकि मतलब हमने क्या, जैसे मुस्लिम लीग ने इसे नकार दिया था, क्योंकि सर स्टैफर्ड क्रिप्स बात कर रहे थे कि हम इंडिया पाकिस्तान जैसे जो अभी की कंट्री है, तो हम उसको इस अलग अलग स्टेट में बांट देंगे। पर मुस्लिम लीग को क्या चाहिए था? मुस्लिम लीग को चाहिए था कि उसकी अलग कंट्री हो। फिर क्या हुआ? फाइनली अ कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज constituted in November 1946 under the scheme formulated by the cabinet mission plan. फाइनली
किसके तहत हमारा ये अप्रूवल हुआ? 1946 कैबिनेट मिशन प्लान के तहत अप्रूवल हुआ। वो पूछे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसके तहत बनी, तो आप क्या बोलोगे? 1946 कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। ठीक। अब इस कैबिनेट मिशन प्लान के कुछ फीचर्स थे, क्या था कि इसकी जो टोटल स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो कितनी थी? 389। उसमें से 296 सीट्स कितनी थी? 296 अलॉटेड थी ब्रिटिश इंडिया को। ठीक। उसके बाद 93 सीट्स अलॉटेड थी प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स उस टाइम होते थे, इसलिए उनको 93 सीट्स थी। ठीक। उसके बाद आउट ऑफ 296, ये जो 296 सीट थी allotted to the British India, 292 members were to be drawn from the 11 governance provinces। उसके बाद गवर्नर प्रोविंसेस भी बनाए थे, जैसे बंगाल, ये सब। ठीक। एंड फोर और उसमें से 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के थे। ठीक। हर एक ईच। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ? सीट्स allocate सीट्स allocated to each British province were to be divided among 3 principal communities। अब जो ब्रिटिश प्रोविंसेस को अलॉट की गई थी, उसमें से 3 कम्युनिटी डिवाइडेड थी। कौन कौन सी? पहली थी मुस्लिम, सिख और जनरल। जनरल में मुस्लिम और सिख को छोड़ के जितनी भी रिलीजन थे सब वो आते थे। ठीक। भले चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जितने भी हो। ठीक। ठीक। ये उसकी फीचर्स थे, किसके? नए ये कैबिनेट मिशन प्लान के। अब बात हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने की। ठीक। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, तो उसकी पहली मीटिंग कब हुई? December 9 1946। ये सब मैं आपको सिर्फ मेन चीजें बता रहा हूँ। ठीक। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, किसके तहत? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, जो कि 1946 में आया था। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, तो उसकी फर्स्ट मीटिंग हुई। फर्स्ट मीटिंग कब हुई? December 9 1946 में। उस टाइम के जितने भी लोग थे, उसमें उनमें से सबसे बड़े थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सबसे बड़े थे। ठीक। तो उनको इलेक्ट किया गया एज टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। ठीक। ये कहाँ से हमने लिया था? हमने फ्रेंच प्रैक्टिस लिए थे, क्योंकि फ्रेंच लोग ऐसे करते थे। उसके बाद जब इलेक्शन हुए, तब राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट बने असेंबली के। ठीक। सिमिलरली बोथ एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी वर इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट। इसके बाद हमारे पास 2 प्रेसिडेंट बने, जिनका नाम क्या था? एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक। तो अपन लोगों ने क्या समझा कि भैया 1946 के तहत कैबिनेट मिशन प्लान है, उसके तहत हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के तैयार हो गई। फिर पहली मीटिंग कब हुई? December 9 1946 में। फिर उस टाइम इलेक्शन नहीं हुए थे, तो टेम्पररी प्रेसिडेंट किसको बना दिया गया? सबसे बड़े आदमी को, जिसका क्या नाम था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जब इलेक्शन हो गए, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। और दो वाइस प्रेसिडेंट कौन बने? एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक। एक मिनट रुकिएगा। ठीक। आगे देखते हैं। फिर ऑन December 13 1946 जवाहरलाल नेहरू मूव्ड द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द असेंबली। ठीक। इसके बाद क्या हुआ कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू एक चीज लाते हैं, जिसका नाम क्या था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक। दिस रेजोल्यूशन वाज अनोनिमसली अडॉप्टेड बाय द असेंबली। देखो, इस रेजोल्यूशन में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे, कुछ चीजें लिखी थी। ठीक। जो कि वही बाद में मॉडिफाइड होकर हमारा प्रीएम्बल बनाती है। ठीक। तो इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया असेंबली के द्वारा, कब? 22 जनवरी 1947 में। 1946 में जवाहरलाल नेहरू 1946 में जवाहरलाल नेहरू अपना ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आए थे। ठीक। और 1947 में अडॉप्ट कर लिया गया, किसके द्वारा? असेंबली के द्वारा। ठीक। इट इन्फ्लुएंस द इवेंचुअल शेपिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू ऑल इट्स सब्सिक्वेंट स्टेजेस। अब ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, इसको कहें कि इसने भैया एक शेप दिया था हमारे प्रीएम्बल को बनने में। ठीक। इसी से इट्स मॉडिफाइड वर्जन, किसका? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मॉडिफाइड वर्जन ही हमारा आज का क्या है? प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक। तो आपसे कोई पूछेगा तो कि प्रीएम्बल कहाँ से है, तो आप बोल सकते हो कि हाँ भैया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से हमने लिया। ठीक। उसके बाद इसके दो सेपरेट फंक्शन, किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दो सेपरेट फंक्शन थे, क्या थे? पहला था कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला क्या था कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया एंड इनेक्टिंग। और दूसरा काम क्या था कि ऑर्डिनरी लॉज को इनेक्ट करना कंट्री के लिए। ठीक। पहला तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, और दूसरा काम था ऑर्डिनरी लॉ को इनेक्ट करना। दीज टू टास्क वर टू बी परफॉर्म्ड ऑन सेपरेट डे। अब ये दोनों एक ही दिन में तो हो नहीं सकते थे, तो इनके लिए दिन बांट दिए गए। दस असेंबली बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट फॉर फ्री इंडिया डोमिनियन लेजिस्लेचर। वेन एवर द असेंबली मेट एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, जब भी असेंबली को कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के इससे मिलना था, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट बनाने के से, तो किसको? तो प्रेसिडेंट कौन होता था? राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट होते थे।
और जब लेजिस्लेटिव बॉडी बनानी थी, जब लेजिस्लेटिव से कुछ चीज लॉ करनी थी, तब चेयर कौन करता था? जीवी मलवांकर, याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लेजिस्लेटर के जीवी मवलांकर, ठीक। दिस टू फंक्शन कंटिन्यूड, ये फंक्शन कंटिन्यूड हुआ कब तक? 26 नवंबर 1945 तक, ठीक। जब तक कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार नहीं हो पाया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ? In addition to the making of the Constitution and enacting of ordinary laws, the Constituent Assembly also performed the following function. अब देखो, Constituent Assembly संविधान भी बना रही थी और लॉज भी पास करी थी। उसके साथ ही साथ उसने कुछ और भी फंक्शन किए। कौन कौन से? जैसे कि उसने 22 जुलाई 1947 को क्या अडॉप्ट किया? हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया, ठीक। ये तो मॉडिफाइड फ्लैग है, पहले का फ्लैग कुछ और था, ठीक। इट अडॉप्टेड द नेशनल एंथम। नेशनल एंथम समझते हो? नेशनल एंथम, राष्ट्रगान, ठीक। इसका अडॉप्ट किया जनवरी 24 1950 को, और इसी दिन उसने क्या अडॉप्ट किया? नेशनल सॉन्ग, ठीक, जनवरी 24 1950। ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ ली जाती है, ठीक। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट बने इंडिया के। कब बने? 24 जनवरी 1950 में। ये चार चीज थोड़ा आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब in all, the Constituent Assembly had 11 sessions over 2 years, 11 months in 18 days. अब देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान, मतलब आप इतना समझो कि संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, ठीक। पूरा हमारा संविधान जो आज का है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसको तैयार होने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैड गॉन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट 60 कंट्रीज। अब संविधान तो ऐसे बन नहीं पाया भैया, इतना ज्यादा, इतने पूरे वास्ट, जहाँ पे बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, जहाँ पे बहुत अलग अलग कायदे कानून के लोग रहते हैं, उन सभी के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कोई खेल तो है नहीं कि बस बना दिया, ठीक। इसके लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उनको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी। वो 60 कंट्रीज घूम के आए कि जो जो अच्छी चीज थी वो उस चीज को हम अडॉप्ट कर सकें, ठीक। 60 कंट्रीज घूमे, 114 दिन पूरा दिया, ठीक। और टोटल एक्सपेंडिचर 64 लाख लाके हमारा जो संविधान वो प्रिपेयर हुआ, ताकि सबके लिए एक बराबर हो, ठीक। फिर on January 24, 1950, the Constituent Assembly held its final session. 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फाइनल सेशन हुआ। इट हाउ एवर डिड नॉट एंड, मतलब फाइनल सेशन मतलब एकदम फाइनल नहीं, and continued as the Provisional Parliament of India from January 26, 1950 till the formation of new parliament after the first general election। मतलब इलेक्शन से पहले तक की बात है। इलेक्शन के बाद तो फिर नई चीज होनी थी, ठीक। पहला इलेक्शन कब हुआ, इस चीज को याद रखना। पहला इलेक्शन कब हुआ? 1951 से 52 में, ठीक। उसके बाद फिर क्या हुई? फिर कुछ कमिटीज बनी। कमिटीज, इसको याद रखना। कुछ कमिटीज बनी, कौन कौन सी कमिटी बनी? मेन कमिटी मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया। पहली कमिटी थी यूनियन पावर्स कमिटी, जिस जिसको कौन हेड करते थे? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसको भी कौन हेड करते थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसको कौन हेड करते थे? सरदार पटेल। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको कौन हेड करते थे? डॉक्टर अम्बेडकर। अम्बेडकर साहब, बाबा साहब जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक। फिर एडवाइजरी कमेटी, बस आपको सिर्फ ये नाम याद रखना है कि कौन। सीधे पूछ देगा कि भैया यूनियन पावर कमेटी कौन हेड करता था? जवाहरलाल नेहरू। कॉन्स्टिट्यूशन से कौन? जवाहरलाल नेहरू, ठीक। फिर प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी कौन? सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी, ये तो सबको याद होगा, भले ही कुछ याद हो चाहे ना हो। ड्राफ्टिंग कमेटी कौन? डॉक्टर भीमराव बी आर अम्बेडकर साहब। फिर एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज को कौन देखता था? वो देखते थे सरदार पटेल, ठीक। फिर रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, ये राजेंद्र प्रसाद। फिर स्टेट्स कमेटी, जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। ये इतनी मेन चीज है, तो आप उसको याद करने की कौन कौन हेड करते थे। अभी मैं आखिरी में क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। फिर आता है भैया कि हम ड्राफ्टिंग कमेटी, मेन जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में बात करते हैं। अमंग ऑल द कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कमिटी वाज द ड्राफ्टिंग कमिटी। सेटअप कब सेटअप हुई? 29 अगस्त 1947 को। इट वाज दिस कमिटी दैट वाज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। इट कंसिस्टेड अ 7 मेंबर। संविधान बनाना था तो उसमें 7 लोग थे। पहले कौन थे? पहले आपके थे चेयरमैन साहब, जिनका नाम था बी आर अम्बेडकर। दूसरे थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक। याद रखेंगे, ये मेंबर्स के नाम याद रखने ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन थे।
पहले बी आर अम्बेडकर साहब जो कि चेयरमैन थे, दूसरे एन गोपाल स्वामी अयंगर, फिर तीसरे कौन थे? तीसरे आपके थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक, के एम मुंशी साहब, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधव राव, टी टी कृष्णमाचारी, ठीक। ये कितने? एक दो तीन चार पाँच, पांच ये हो गए और दो पहले थे। वहां पे कौन थे? बी आर अम्बेडकर साहब और अयंगर जी थे, एन गोपालस्वामी अयंगर, ठीक। और ये अल्लादी कृष्ण स्वामी, के एम मुंशी साहब, सैयद मोहम्मद, एन माधव राव और टी टी कृष्णमाचारी, ठीक। इन 7 लोगों ने मिलकर ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। जब द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26, 1949, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, तो हमने उसे अडॉप्ट कब किया? अडॉप्ट कब किया? नवंबर 26, 1949, ठीक। इसलिए आपको याद होता होगा कि हम इस दिन क्या मनाते हैं? इस दिन हम याद करिए, हम इस दिन क्या मनाते हैं? हम इस दिन मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे पहले? 395 आर्टिकल से और 8 शेड्यूल से। कितने थे? 395 आर्टिकल से और 8 शेड्यूल से। पर अब तो बहुत सारे आर्टिकल्स हो गए और शेड्यूल्स हमारे कितने? शेड्यूल्स हमारे हैं 12, ठीक। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। अच्छा, ये तो अडॉप्ट किया गया था, पर फोर्स में कब हुआ था? फोर्स मतलब लागू कब हुआ था? वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। दिस डे इज रिफर्ड टू इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट। ये बहुत जरूरी वर्ड है, डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट एंड सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे। इसलिए हम इस दिन क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं। रिपब्लिक डे मनाने का एक और रीजन क्या है कि 26 जनवरी को हम डेट ऑफ कमेंसमेंट ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस दिन हमने 1930 में पूर्ण स्वराज की मांग की थी, सेलिब्रेट किया था, ठीक। और कब था वो? कब पूर्ण स्वराज कब सेलिब्रेट किया था? लाहौर सेशन में, ठीक, 1929 में। याद रहेगा क्यों? क्योंकि हमने इस दिन पूर्ण स्वराज की मांग की थी लाहौर सेशन में, ठीक। अब भैया संविधान बन गया, बन के तैयार हो गया, लागू हो गया। संविधान जब कोई भी चीज नई नई चीज बनती है तो उसके कुछ लोग को पसंद भी आता है, कुछ लोग को बेकार भी लगता है। तो उन्हीं में से कुछ लोग को बेकार की चीजें थी, मतलब कुछ लोग को बेकार लगा। किस किस प्रोसेस क्या क्या उनको बेकार लगा? जैसे कि उन्होंने बोला कि भैया ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, ये एक सोवरेन बॉडी नहीं है। सोवरेन बॉडी मतलब कि ये जो है सोवरेन बॉडी मतलब हमने खुद ने नहीं बनाई। जैसे लोगों को लगता था कि ये हमारी खुद की नहीं है, ये ब्रिटिशर्स के अंडर की बनी है, इसलिए इसे नॉट अ सोवरेन बॉडी बोलते थे। उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग बोलते थे। टाइम कंज्यूमिंग मतलब भई इसमें लगभग 2 साल लगा, तो इसलिए उनको ऐसा बेकार सा लगता था। उसके बाद डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। अब पहले जो है सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही थी, तो उसमें सारे कांग्रेस ही थे, तो जितने बनाए ड्राफ्टिंग कमेटी जितने भी लगभग कांग्रेस थे, ठीक? इसलिए सब ऐसा बोलते हैं। उसके बाद इसमें जो थे, इसमें देखो पहले के टाइम में ना पढ़े लिखे बहुत कम लोग थे, ठीक? तो उस टाइम जो जो पढ़े लिखे सिर्फ उन्हीं को लेके आए थे, तो लॉयर और पॉलिटिशियन उस टाइम ज्यादा थे, तो सब लोग बोलते थे कि इसमें लॉयर और पॉलिटिशियन ही ज्यादा डोमिनेटेड होते थे, ठीक। फिर उन्होंने एक और चीज क्या बोली कि उनमें बहुत सारे लोग डोमिनेटेड बाय हिंदू। जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है जिन लोगों ने, उनमें सबसे ज्यादा लोग कौन है? हिंदू हैं। तो ये भी चीज, इन सब चीजों को लेके लोगों ने हमारे संविधान को क्रिटिसाइज किया पहले के टाइम पे, ठीक। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी क्या थे? क्रिटिसिज्म तो बस वहीं तक था, ठीक। अब हमारे संविधान का इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या था कि भैया हमने एलिफेंट को, जो हमारा हाथी होता है, उसको हमने अडॉप्ट किया एज द सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हमने सिंबल किसको अडॉप्ट किया? एलिफेंट को। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिर बोल रहा हूँ, सर बी एन राव। सर बी एन राव was appointed as a constitutional advisor or a legal advisor to a constitutional assembly. फिर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा was a calligrapher of Indian Constitution. ठीक, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कैलीग्राफर जी कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक। ठीक है, देखो तो आपका मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना ही था। मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ भैया क्या हुआ। हमें पढ़ी जब ब्रिटिश हमें छोड़ के जा रहे, तो हमें अपने देश आगे बढ़ाने के लिए हमें कोई रूल बुक की जरूरत थी। रूल बुक मतलब कुछ ना कुछ चाहिए जिसके हम सिस्टम से आगे बढ़ सके, तो हमने संविधान की मांग की। संविधान की मांग सबसे पहले किसने करी थी? 1934 में एम एन रॉय साहब ने। उसके बाद फिर आईएनसी ने करी, फिर जवाहरलाल नेहरू ने करी, ठीक। फाइनली हमारा कब एक्सेप्ट हुआ? 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान में, ठीक। फिर उसके भी कुछ फीचर्स थे, ठीक।
अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई तो हमारी पहली मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर को हुई, ठीक। और उसमें पहले टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन बने थे? जो उस टाइम जो उस सभा में सबसे बड़े आदमी थे, कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सबसे बड़े आदमी औहदे से नहीं बोल रहा हूँ, मतलब उम्र के लिहाज से, उम्र से बोल रहा हूँ कि जो उम्र में सबसे बड़े थे उनको चुना गया, जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक। फिर जब इलेक्शन हुए तो फिर हमारे राजेंद्र प्रसाद जी को पहला प्रेसिडेंट चुना गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया, ठीक। नेशनल फ्लैग को हमने 1947 में शायद, हाँ, नेशनल फ्लैग को 1947 में अडॉप्ट किया। एंथम और नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग को 1950 में किया गया, ठीक। राजेंद्र प्रसाद जी हमारे पहले प्रेसिडेंट बने, ठीक। उसके बाद हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, ठीक। जो कि 60 कंट्री से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर 60 कंट्री से घूम घूम कर अच्छी अच्छी चीजें उठा उठा कर हमारा संविधान हम लोग ने बनाया, ठीक। अच्छा, उससे पहले कि हमारा प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको आप जानते हो, वो कहाँ से आए? वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से आए, ठीक। उसके बाद हमने कुछ कमिटी पढ़ी, जिनके कुछ हेड थे जो कि इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी कौन सी थी? ड्राफ्टिंग कमिटी। उसमें से कौन कौन थे? पहले थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अय्यर, फिर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी साहब, सैयद मोहम्मद सदुल्ला साहब, एन माधव राव, टी टी कृष्णमाचारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। उसके बाद हम 26 नवंबर को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, और 26 जनवरी को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है फोर्स में लाया, मतलब लागू किया, ठीक। उसके बाद कई लोगों ने क्रिटिसिज्म किया, वो हमने पढ़ लिया, ठीक। अब उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट ये थे कि एलिफेंट को हमने अडॉप्ट किया एज सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बी एन राव जो है वो लीगल एडवाइजर थे किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने क्या किया था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कैलीग्राफी की थी। अब उसके बेस पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन रखा है, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। देखो, क्वेश्चन को एकदम खत्म कर दो। पहला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो, द रिप्रेजेंटेटिव बट बी इलेक्टेड फ्रॉम द 4 कॉन्स्टिट्यूएंट हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियन, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव्स वर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द 4 कॉन्स्टिट्यूएंट हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियन। क्या ऐसा था क्या कि हिंदू, मुस्लिम और सिख और क्रिश्चियंस के रिलीजन से इलेक्टेड होते थे? नहीं, हमने क्या पढ़ा था? वो होते थे मुस्लिम, सिख और जनरल के हिसाब से। हिंदू क्रिश्चियन का नाम नहीं था, जनरल में हिंदू क्रिश्चियन थे, ठीक। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमिटी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे क्या? नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। फिर द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389। हाँ, कैबिनेट मिशन प्लान के इसके बाद 389 टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कंस्टिट्यूएंट ऑफ 8 मेंबर। क्या 8 मेंबर थे? नहीं, उनके कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे, ठीक। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ स्टेट कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कौन है इसके? अभी अभी बताया, जवाहरलाल नेहरू। फिर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फाइनली अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड। संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट कब किया था? 26 जनवरी को कि 26 नवंबर को? 26 जनवरी को तो हमने इन्फोर्स किया था, 26 जनवरी को हमने फोर्स किया था, इन्फोर्स किया था, ठीक। और 26 नवंबर को हमने इसे अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the members of Constituent Assembly were directly elected by the people, nominated by the Governor General, elected by legislature or of various provinces, and nominated by the rules of princely state, nominated by the Congress and Muslim League। ठीक है, इसमें बताओ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, क्या वो सीधे पीपल से, डायरेक्ट इलेक्टेड बाय पीपल से थे? गवर्नर जनरल से इलेक्टेड हुए थे? कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इलेक्ट किया था कि इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटर ऑफ वेरियस प्रोविंसेस? तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। वो कहाँ से इलेक्ट होके आए थे? अलग अलग प्रोविंसेस से इलेक्टेड होके आए थे और प्रिंसली स्टेट से इलेक्टेड होके आए थे, ठीक। अलग अलग प्रोविंसेस से और अलग अलग प्रिंसली स्टेट से इलेक्टेड होके आए थे, ना कि पीपल ने उन्हें डायरेक्टली इलेक्ट किया था, ना ही गवर्नर जनरल ने, ना ही मुस्लिम लीग और खाली कांग्रेस ने। लास्ट है, फिफ्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, इसको आपको देखना है।
हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर? मैंने आपको इंपॉर्टेंट लिखवाया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। आप जवाब देंगे बी आर अम्बेडकर साहब, के एम मुंशी साहब, सर बी एन राव या टी टी कृष्णमाचारी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक। इसका आंसर क्या है, ठीक। तो ये आपका पहला चैप्टर था, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको चीज़ें अच्छे समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आई होंगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं इसे और अच्छे से बता दूंगा, ठीक। तो आज की क्लास मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आशा है मैंने जो भी पढ़ा है वो आपको बहुत अच्छी तरीके समझ में आया होगा, ठीक। तो मैं कल आपसे फिर मुलाकात करूंगा अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप इसको और अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, एमसीक्यू से थोड़ा क्वेश्चन लगाइए, ठीक। यूपीएससी से क्वेश्चन उठाइए, डिफेंस एग्जाम से क्वेश्चन उठाइए, ठीक, और लगाइए। और मैं करंट अफेयर्स शॉर्ट्स के फॉर्म में रोज डेली डाल रहा हूँ, आप उसको प्लीज देखिए, वो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी की पर्सपेक्टिव से ही डाल रहा हूँ मैं, ठीक। तो तब तक के लिए कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।